प्यारे बच्चों, एजुसेट प्रसारण सेवा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं सुमन, प्रवक्ता भूगोल, आज आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान के भूगोल कक्षा 10 का पाठ नंबर 3, जिसका नाम है जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज। बच्चों, सबसे पहले जानते हैं इस पाठ का उद्देश्य क्या है। तो इस पाठ से हमें जानकारी मिलती है कि हमारे देश के अंदर जल संसाधनों का वितरण किस प्रकार से है और कितनी मात्रा में है। इसके साथ ही हमें जल संसाधनों से जुड़ी हुई समस्याएं तथा उसके समाधान की जानकारी भी प्राप्त होती है। बच्चों, जल संसाधन किसे कहते हैं? तो आप अपनी कक्षा के पाठ 1 संसाधन एवं विकास में जान चुके हैं कि वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती है। और जल तो बच्चों एक नहीं अपितु हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे पीने के काम आता है। तो बच्चों, हम खाना खाए बगैर, भोजन के बगैर कई दिन तक जीवित रह सकते हैं, परंतु पानी के बिना कुछ ही दिन जीवित रह सकते हैं। और इसीलिए कहा भी गया है कि जल ही जीवन है। दूसरा इसका उपयोग है घरेलू उपयोग। घरेलू उपयोग में बच्चों हम नहाने के लिए या फिर भोजन बनाने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए तथा अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए हम जल का उपयोग करते हैं। नंबर 3 है सिंचाई के लिए। तो देश की भोजन की आवश्यकता मूल रूप से कृषि पर निर्भर करती है और कृषि में सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता होती है। नंबर 4 है बच्चों विद्युत निर्माण। तो देश की 22% विद्युत जल द्वारा बनाई जाती है। नंबर 5 है उद्योगों में। तो उद्योगों में साफ सफाई के लिए, मशीनों को ठंडा करने के लिए तथा अन्य अनेक प्रकार के उपयोगों के लिए उद्योगों में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए अधिकतर जो उद्योग हैं वो किसी नदी या फिर किसी झील के किनारे लगाए जाते हैं। इनमें भी प्रमुख हैं लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग तथा रसायन उद्योग। बच्चों, इसके अतिरिक्त परिवहन व मनोरंजन के साधनों में भी जल की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है और यह प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। बच्चों, जल कभी भी समाप्त नहीं होता, यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है और इस बात की जानकारी हमें मिलती है हाइड्रोसाइकिल या जल चक्र से। इससे हमें पता चलता है कि जल चक्र को पूरा करके पानी हमें प्राप्त होता है, अतः यह एक नवीकरणीय संसाधन भी है। अब तक ज्ञात सौरमंडल में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जल प्राप्त होता है और जल के कारण ही यहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी के लगभग 1/3 धरातल पर जल का विस्तार पाया जाता है, जो कि सागरों और महासागरों के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर जल का वितरण देखें तो यह 3 रूपों में प्राप्त होता है। नंबर 1 है वायुमंडलीय जल, जो कि जलवाष्प के रूप में वायु में समाहित होता है और वर्षण के अनेक रूपों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। नंबर 2 है पृष्ठीय जल, जो कि पृथ्वी के धरातल पर विस्तृत है, महासागरों, सागरों, झीलों, नदियों और ग्लेशियरों के रूप में हमें प्राप्त होता है। नंबर 3 है भूमिगत जल। जल का कुछ हिस्सा पारगम्य शैलों से रिस कर नीचे चला जाता है और जहां उसे अपारगम्य चट्टानें प्राप्त होती हैं वहां पर वह एकत्रित हो जाता है, जिसे हम बाद में कुओं या नलकूपों की मदद से निकालते हैं और उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि इतना सारा जल हमारी पृथ्वी पर स्थित है, हमें प्राप्त होता है, लेकिन उसके बाद भी
जल की कमी है, जल की दुर्लभता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जल दो रूपों में प्राप्त होता है। नंबर 1 है लवणीय जल, जिसे हम खारा पानी कहते हैं, और नंबर 2 है अलवणीय जल, जिसे हम मीठा पानी कहते हैं। बच्चों, खारे पानी के अंदर यानी लवणीय जल के अंदर बहुत सारे लवण घुले होते हैं, और विशेष रूप से सोडियम क्लोराइड। इसकी वजह से यह जल उपयोग के लायक नहीं होता है, और यह मुख्य रूप से सागरों और महासागरों में ही पाया जाता है। और दूसरा होता है अलवणीय जल, जिसे हम मीठा जल कहेंगे, और उसका हम विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, अगर हम देखें तो पृथ्वी पर जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है, जो कि लवणीय है, खारा है, और केवल 2.5% जल ही मीठा जल है, अलवणीय जल है। लेकिन इस 2.5% जल के भी 70% भाग बर्फ या ग्लेशियरों के रूप में एंटार्कटिक, ग्रीनलैंड और विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियों पर हिमनद या ग्लेशियरों के रूप में जमा हुआ है। 30% से कुछ कम पानी भूमिगत जल के रूप में संचित है। वर्षा की बात करें तो भारत विश्व की कुल वृष्टि का लगभग 4% हिस्सा प्राप्त करता है, और प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता की बात करें तो भारत का विश्व में 133वां स्थान है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा क्षेत्र विश्व के अन्य क्षेत्रों की भांति सूखाग्रस्त होगा, पानी की कमी महसूस करेगा। तो बच्चों, जल की असीमित मात्रा तथा नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद भी जल की कमी पाई जाती है, और इसी को कहते हैं जल दुर्लभता। जल की कमी की जब बात करते हैं तो तुरंत देश के कुछ इलाके ध्यान में आते हैं जो सूखाग्रस्त हैं, जैसे कि राजस्थान। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम प्राप्त होती है, और कुछ क्षेत्र तो राजस्थान के ऐसे हैं जहां पर 15 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। और राजस्थान की बात करते ही हमें ऐसे कुछ चित्र याद आते हैं जिसमें पनिहार ने अपने सिर पर मटके रखकर एक लंबी दूरी पानी प्राप्त करने के लिए तय करती है। तो बच्चों, क्या कारण हो सकता है इस जल दुर्लभता का? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन, जिसके कारण स्थान व समय के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। नंबर 2, अतिशोषण। सिंचाई के कारण अतिशोषण होता है। जब बढ़ती हुई जनसंख्या की भोजन की मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो उसके लिए सिंचाई की भी अधिक आवश्यकता होती है, और पानी का या जल का अतिशोषण होता है। नंबर 3, अत्यधिक प्रयोग। तो शहरी इलाकों में जल का अत्यधिक प्रयोग होता है, क्योंकि शहरों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और बढ़ती हुई जनसंख्या की जल की मांग को पूरा करने के लिए जल का अत्यधिक प्रयोग होता है। समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण पाया जाता है। जल दुर्लभता का अगला कारण है जल की गुणवत्ता में कमी। तो नदियों व झीलों में घरेलू व औद्योगिक कचरा, रसायन व कीटनाशकों के मिलने व कृषि में प्रयोग होने वाले उर्वरकों के मिल जाने से भूमिगत पानी तथा नदियों व झीलों का पानी प्रदूषित हो जाता है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती। वर्तमान समय में बच्चों, भारत की सभी छोटी व बड़ी नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। बढ़ती जनसंख्या, कृषि, नगरीकरण व औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ा है, जिससे कि संपूर्ण जीवन ही खतरे में आ गया है। अतः आवश्यक है कि मीठे पानी के जितने भी स्रोत हैं उनको बचाया जाए, उनका अतिशोषण व अत्यधिक प्रयोग और निम्नीकरण से बचाव करके ही हम जल संरक्षण कर सकते हैं। जल को अत्यधिक प्रयोग व अतिशोषण व निम्नीकरण से बचाने की प्रक्रिया को ही बच्चों जल संरक्षण कहते हैं।
जल का संरक्षण करने के लिए आवश्यक है कि जल का प्रबंधन किया जाए और उसका उचित उपयोग किया जाए। अतः हमें जल का प्रबंधन करने के लिए कुछ योजनाएं बनानी पड़ेंगी जिससे कि हम जल का संरक्षण कर सकें। तो बच्चों, जल प्रबंधन की 2 प्रमुख विधियों का प्रयोग करके हम जल संरक्षण कर सकते हैं। पहली है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं एवं समन्वित जल संसाधन प्रबंधन और दूसरा है वर्षा जल संग्रहण। आइए जानते हैं इनको विस्तार पूर्वक। पहला, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। इसमें मुख्य कार्य है नदी पर बांध बनाकर नदी के पानी को रोकना, जिसको हम बाद में भी सिंचाई के लिए व अन्य कार्यों के लिए प्रयोग कर सकें। बांध किसे कहते हैं? तो बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवां हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता रहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना या उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंतु वर्तमान समय में बांध केवल सिंचाई के लिए ही नहीं बनाए जाते, बल्कि अन्य भी अनेक उद्देश्य इसके अंदर शामिल हो जाते हैं और इसीलिए इसको नाम दिया जाता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जैसे कि सिंचाई, विद्युत उत्पादन, घरेलू व औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन आदि। उदाहरण के लिए देखें तो सतलुज नदी पर बनी भाखड़ा नंगल परियोजना सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन दोनों के काम आती है। इसी प्रकार से महानदी पर बनी हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है। श्री जवाहरलाल नेहरू जी गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं से कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा औद्योगिकरण व नगरीय अर्थव्यवस्था दोनों का ही विकास होगा। परंतु बच्चों, जहाँ नई तकनीक के कुछ फायदे होते हैं तो साइड बाय साइड उसके कुछ नुकसान भी हमें उठाने पड़ते हैं। इसी प्रकार से बहुउद्देशीय परियोजनाओं के भी समय के साथ साथ बहुत से दुष्परिणाम निकलकर सामने आए हैं। वो दुष्परिणाम क्या हैं? नंबर 1 है कि नदियों का तलछट बांधों की तली में जमा हो जाता है और इसी कारण से नदियों के अंदर रहने वाले जीवों को भोजन की कमी होने लगती है। नंबर 2 है बांध वाले स्थानों पर मौजूद वनस्पतियों का विनाश हो जाता है। नंबर 3 अधिक सिंचाई ने फसल प्रतिरूप को बदल दिया है। आजकल किसान वाणिज्य फसलों की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। नंबर 4 है कि नदी के निचले हिस्सों में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण वहां के निवासियों को जल का अभाव हो जाता है। नंबर 5 बांध वाले स्थानों से वहां के मूल निवासियों को विस्थापित कर दिया जाता है। उन्हें अपने घर परिवार को, अपनी कृषि योग्य भूमि को छोड़कर अन्यत्र किसी स्थान पर जाना पड़ता है। नंबर 6 है कि बांध टूटने से आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र बाढ़ का शिकार हो जाते हैं। जो बांध बाढ़ रोकने के लिए बनाए जाते हैं वहीं उन्हीं के कारण बाढ़ आ जाती है।
ये बांध और परियोजनाएं अनेक सामाजिक आंदोलनों तथा राज्यों के बीच झगड़ों का भी कारण बनते हैं। तो वो सामाजिक आंदोलन कौन कौन से हैं और किन किन राज्यों के अंदर आपसी विवाद उत्पन्न हुए हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सामाजिक आंदोलन जिसमें प्रमुख है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो यह एक गैर सरकारी संगठन या एनजीओ है जो कि जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों एवं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में एकत्रित करता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बांध के कारण विस्थापित हुए गरीब लोगों को सरकार से पुनर्वास की संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इसी प्रकार टिहरी बांध आंदोलन भी बांध के विरोध में किया गया था, क्योंकि इन बांधों का लाभ वहां के बड़े किसानों व उद्योगपतियों को मिलता है, लेकिन अपना घर, अपनी जमीन व आजीविका गरीब लोगों को छोड़नी पड़ती है। बांधों के कारण कुछ राज्यों में भी आपसी झगड़े होते हैं, जैसे कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर बनाए गए बांध से शुरू होती है। जब महाराष्ट्र सरकार ने कोयना नदी पर बांध बनाकर वहां की नदी की धारा को मोड़ने की कोशिश की, तो कर्नाटक व आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस पर आपत्ति जताई, क्योंकि नदी के निचले भाग में पानी की मात्रा कम हो जाती है और वहां के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जल संरक्षण की दूसरी विधि हमने बताई थी आपको, वर्षा जल संग्रहण। तो यह प्राचीन समय से अपनाया गया जल के बचाव का बेहतरीन तरीका है। इसके उदाहरण भी हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में गुल अथवा कुल नामक नालियां खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई थी। इसी प्रकार से राजस्थान व पश्चिमी भारत में वर्षा जल संग्रहण का तरीका बिल्कुल आम था। पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, ताकि सिंचाई लंबे समय तक कर सकें। इन गड्ढों को जैसलमेर में खादीन व अन्य क्षेत्रों में जोहड़ कहा जाता है। राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर व फलोदी में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रह करने के लिए एक भूमिगत टैंक बनाते थे, जिसे टांका भी कहा जाता है। इनका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। यह मुख्यतः घर के अंदर या आंगन में बनाया जाता था। टांकों को घर की ढलवा छत से पाइप द्वारा जोड़ते थे, जिससे वर्षा का जल टांकों में एकत्रित होता जाता था। पहले वर्षा का जल छत व नलों को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता था और बाद के जल को पीने के लिए संग्रहित करते थे। यह जल आगामी वर्षा ऋतु तक पीने के काम आता था। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे बनाए जाते थे, ताकि इस जल स्रोत से वो भूमिगत कमरे ठंडे रहेंगे और ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से राहत देते थे। परंतु पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर बनने के बाद वहां पर जल संग्रहण की यह रीति कम होती जा रही है। लेकिन भारत के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां आज भी वर्षा जल संग्रहण का कार्य किया जाता है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गांव गंडाथुर, जहां लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है। मेघालय की राजधानी शिलांग में भी वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। साथ ही वहां पर बांस ड्रिप प्रणाली से खेतों की सिंचाई की जाती है। बांस की लकड़ियों को काटकर नाली के रूप में या पाइप के रूप में प्रयोग किया जाता है और झरनों के पानी को बांस के पाइपों के द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है।
लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उससे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। पहाड़ी शिखरों पर सदानीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है। फिर बांस से निर्मित चैनल से पौधों के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बनाई गई व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइप में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। यदि पाइप को सड़क पार ले जाना है तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पथांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से सीधे पौधों की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख या दस्तावेज भी बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। प्राचीन भारत में कुछ जलीय कृतियां जिनके उदाहरण हमें मिले हैं वो हैं ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। कलिंग, नागार्जुनकोंडा, वेन्नूर और कोल्हापुर में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास यानी एक विशिष्ट तालाब बनवाया। तमिलनाडु देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर छत वर्षा जल संग्रहण का ढांचा तैयार करना प्रत्येक घर के लिए आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये थी जानकारी बच्चों जल संसाधन के बारे में। आशा करते हैं कि आप भी आने वाली बारिश में जल संग्रहण करेंगे, वर्षा जल संग्रहण करेंगे और जल संसाधनों को बचाने में, जल संरक्षण में देश की मदद करेंगे। अब इस पाठ के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिन्हें आप याद करेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। नंबर 2, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। प्रश्न नंबर 3, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभों एवं हानियों की तुलना करें। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 5, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बच्चों मानचित्र संबंधी कार्य भी दिया जा रहा है। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। नंबर 1, भाखड़ा नंगल परियोजना। नंबर 2, हीराकुंड परियोजना। नंबर 3, मेघालय राज्य।
नंबर 4 तमिलनाडु राज्य और नंबर 5 है सरदार सरोवर बांध। बच्चों, पाठ को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए और समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।